गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डायवर्टिकुला ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का हमने एनाटॉमी देखा था। उसके बाद एक एक्टोपिया वेसिका का एक छोटा सा टॉपिक था। उसके बाद हमने यूरिनरी ब्लैडर के स्टोन्स देखे थे। अब एक छोटा सा टॉपिक है डायवर्टिकुला ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। तो डायवर्टिकुला एक होल्ड बन जाता है यूरिनरी ब्लैडर, जो ब्लैडर है उसकी म्यूकोजा में। वो कंजेनिटल भी होता है, एक्वायर्ड भी होता है। लेकिन डायवर्टिकुला हम पढ़े उससे पहले हमको एक उसमें एक हमारा एक यूरेकस आता है, जो तुमने सुना होगा, यूरेकस करके आता है नाम। यूरेकस क्या है उसके बारे में थोड़ा सा मैं तुमको बता देता हूँ, क्योंकि वो यूरेकस का तुमको पता होगा। तो उसका एक जो टाइप है कि कंजेनिटल डायवर्टिकुला एक टाइप आएगा, तो वो तुमको अच्छे से समझ आ पाएगा। तो यूरेकस क्या है? इट इज़ द ट्रैक दैट कनेक्ट यूरिनरी ब्लैडर एंड अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होता है प्लाजेंटा के साथ। तो प्लाजेंटा और ब्लैडर के बीच में जो भी कुछ भी ट्रांसफ़र होगा वो वाया यूरेकस होगा। इट ऑब्लिटरेट्स आफ्टर बर्थ एंड बिकम्स मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट तुमने सुना होगा सपोर्ट्स ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर में। फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा तुमने कि यूरिनरी ब्लैडर का एक सपोर्ट आता है मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। वो होता है ऑब्लिटरेटेड यूरेकस। अगर वो ऑब्लिटरेट नहीं होता है तो फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ठीक है, तो यूरेकस के बारे में तुमको सिर्फ इतना जानना है कि वो क्या है, क्या ट्रांसफ़र करता है, और ऑब्लिटरेट हो जाता है, नहीं होता है तो क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो ये तुम देखो, एक अम्बिलिकल कॉर्ड की फ़ोटो है। ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है वो यूरिनरी ब्लैडर है। उसके साथ एक पूरा ट्रैक रहता है, ठीक है, जो अम्बिलिकस कॉर्ड में जाता है और अम्बिलिकस कॉर्ड से होके प्लाजेंटा में जाता है। ठीक है, तो ये जो यूरेकस है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ पूरा ऑब्लिटरेट हो जाता है, बराबर। ये मैंने अम्बिलिकल कॉर्ड की फ़ोटो इसलिए दिखाई ताकि तुमको पता चले कि ये यूरेकस कैसे हुए जाता है। ठीक है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड में जाता है। अब देखो कि ये नॉर्मल वाली जो पिक्चर है उसमें ये है कि ये जो पूरा ट्रैक है वो ऑब्लिटरेट हो जाता है और खाली एक फाइब्रस बैंड रह जाता है। जो फाइब्रस बैंड है वो अम्बिलिकस और हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको जोड़ के रखेगा, बराबर। तो ये एक ऐसा सपोर्ट काम करेगा, सपोर्ट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। अगर ये ट्रैक जो है वो ऑब्लिटरेट नहीं हुआ है, ये एक पूरा पहले में सिर्फ एक फाइब्रस बैंड है, ये जो है वो ब्लैडर है, ठीक है, और ये है वो एक फाइब्रस बैंड है। अगर फाइब्रस बैंड नहीं रहा और एक ट्यूब ही रहा, ये ट्यूबिंग पूरी की पूरी ट्यूबिंग्स ऐसे की ऐसे है, तो ये हो गएगा पैटेंट यूरेकस। तो क्या होगा कि अम्बिलिकस के साथ ब्लैडर कनेक्टेड है, तो ब्लैडर का जो भी यूरिन है वो जब पेशेंट यूरिन पास करेगा तो थोड़ा सा यूरिन वहाँ से भी बाहर आएगा, तो अम्बिलिकस में से उसका यूरिन बाहर आएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, वहाँ पे बीच में कोई दिक्कत, सिस्ट बन गया तो वहाँ पे एक सिस्ट बन सकता है जिसको यूरेकल सिस्ट भी बोलते हैं। अगर जो ट्रैक है उसका वेसिकल मतलब ब्लैडर की तरफ का जो ट्रैक्ट है ये अच्छे से ऑब्लिटरेट हो गया, लेकिन अम्बिलिकस की और का जो ट्रैक्ट है वो ऑब्लिटरेट नहीं हुआ, तो बन जाएगा यूरेकल साइनस। और अगर अम्बिलिकस की तरफ का जो ट्रैक्ट है वो ऑब्लिटरेट ठीक से नहीं हुआ तो बन जाएगा डायवर्टिकुलम। ठीक है, तो मैं तुमको एक फिगर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये हमारा अम्बिलिकस है, ठीक है, ये ऐसे यूरिनरी ब्लैडर है, ये ऐसे हमारा यूरेकस है। एम्ब्रियो में ऐसे होता है, पूरी ट्यूब होती है, ठीक है। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि जैसे बर्थ होता है तो उस टाइम पे ये जो ट्यूबिंग्स दिख रही है वो ट्यूबिंग का पूरा जो पोर्शन है वो ऑब्लिटरेट हो जाता है, और लास्ट में सिर्फ इतना सा एक छोटा सा बैंड रह जाता है। ठीक है, ये होता है मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट।
ठीक है। अब मान लो कि ये ट्रैक ऑब्लिटरेट नहीं हुआ, तो वो आफ्टर बर्थ ही भी कंटिन्यू रहेगा, तो वो कहलाएगा पेटेंट यूरेकस। तो क्या होगा कि इसमें तो ऐसे पूरा यूरिन भरा पड़ा है, बराबर। जब पेशेंट स्ट्रेन करेगा तो जब भी कोई फ्लूइड कैविटी में होता है और उसका प्रेशर बढ़ता है, तो जहाँ पे भी उसको जगह मिलेगी वो फ्लूइड जाएगा। ये लिक्विड का नेचर है। तो एक यूरेथ्रा से बाहर आएगा यूरिन, और यहाँ से यूरिन ऐसे बाहर आएगा, तो वो कहलाएगा एक डिस्चार्जिंग अम्बिलिकस के साथ पेशेंट तुम्हारे पास आएगा। ये होता है पेटेंट यूरेकस, ठीक है। अब मान लो कि ये जो यूरेकस है, ठीक है, उसका वेसिकल की ये हम इसके दो पार्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा अम्बिलिकस तरफ का पार्ट, ये हो जाएगा ब्लैडर की तरफ का पार्ट, ठीक है। तो अगर ब्लैडर की तरफ का ये जो पार्ट है वो अच्छे से ऑब्लिटरेट हो गया, लेकिन ये वाला पार्ट है वो ऑब्लिटरेट नहीं हुआ जो अम्बिलिकस की तरफ है, तो वो हो जाएगा अम्बिलिकस साइनस, ठीक है। क्योंकि साइनस जो होता है उसकी एक ओपनिंग होती है, ठीक है। फिस्चुला की दो ओपनिंग होती है। तो यहाँ से एक साइनस होगा, उसका ट्रैक भी होगा, उसका म्यूकोजा होगा, वहाँ से डिस्चार्ज आता रहेगा, ठीक है। अगर ये जो अम्बिलिकस ब्लैडर की तरफ का जो ट्रैक्ट है वो ऑब्लिटरेट नहीं हुआ, ब्लैडर की तरफ का यूरेकस ऑब्लिटरेट नहीं हुआ, तो ये बन जाएगा ब्लैडर डायवर्टिकुलम, ठीक है। और अगर सब कुछ अच्छे से ऑब्लिटरेट हो गया है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे कहीं पे ऐसा एक सिस्ट जैसा बन गया है, तो वो हो जाएगा यूरेकल सिस्ट, ठीक है। तो ये यूरेकस का तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल वाला पेटेंट यूरेकस, यूरेकल सिस्ट, यूरेकल साइनस एंड यूरेकल डायवर्टिकुलम, दैट इज ब्लैडर डायवर्टिकुलम, ठीक है। ये एक फ़ोटो है, ये देखो, ये यूरिनरी ब्लैडर है और उसके साथ एक ऐसे पूरा डायवर्टिकुलम है, पूरा ऑब्लिटरेट नहीं हुआ है, तो ये हो जाएगा कंजेनिटल टाइप ऑफ ब्लैडर डायवर्टिकुलम, ठीक है। और ये जो है ऑब्लिटरेटेड यूरेकस है, ये ऑब्लिटरेट हो गया है लेकिन ये ऑब्लिटरेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये वहाँ पे एक डायवर्टिकुलम बन जाएगा। तो अब जो ब्लैडर डायवर्टिकुला है क्या, इट इज़ अ फोल्ड ऑफ म्यूकोजा। म्यूकोजा एक पुश हो जाता है और एक नया छोटी सी एक कैविटी बन जाती है। तो नॉर्मली जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है उसका प्रेशर होता है 30 to 50 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। जब प्रेशर राइज होता है मोर देन 150 से ज़्यादा बढ़ जाता है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, तो प्रेशर बढ़ जाएगा, हाइपरट्रोफी ऑफ ब्लैडर म्यूकोजा होगा, कॉन्स्टेंटली प्रेशर बढ़ा का बढ़ा ही रहेगा। तो क्या होगा कि वहाँ पे सैक्यूल्स बन जाएंगे। सैक्यूल्स मतलब एक पाउच जैसे बन जाते हैं म्यूकोजा के, और बाद में उसमें डायवर्टिकुला बनते हैं, ठीक। तो डायवर्टिकुला जो है इसमें हमको ये प्रेशर याद रखना है। नॉर्मल 30 to 50 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, मिलीमीटर ऑफ जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है, ये सेंटीमीटर ऑफ वाटर है, ठीक है। तो प्रेशर राइजेस टू 150 सेंटीमीटर ऑफ वाटर ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, हाइपरट्रॉफी, सैक्यूल फॉर्मेशन एंड डायवर्टिकुलर फॉर्मेशन, ये उसकी सीक्वेंस है, ठीक है। अब टाइप देखेंगे तो उसके ब्लैडर डायवर्टिकुलम के तो होंगे कंजेनिटल एंड एक्वायर्ड। कंजेनिटल में जैसे मैंने बताया कि ड्यू टू रेमनेंट ऑफ यूरेकस, ऑब्लिटरेटेड वेसिकल एंड ऑफ द यूरेकस, जैसे मैंने पहले तुमको बताया अभी यूरेकस का एम्ब्रियोलॉजी, अगर वो तुमको याद है तो कंजेनिटल टाइप समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है।
तो अनऑब्लिटरेटेड वेसिकल एंड ऑफ द यूरेकस ओवर द डोम ऑफ द ब्लेडर इन मिडलाइन एंटेरो सुपेरियरली। वो मिडलाइन में होता है, जो मैंने फिगर दिखाई थी तुमको, ये खाली समझने के लिए ऐसे है बराबर, लेकिन वो मिडलाइन में होता है। इट कंटेन्स म्यूकोजा एज वेल एज मसल्स। तो ब्लेडर वॉल है, इसमें म्यूकोजा होता है, मसल्स भी होते हैं। तो जो भी कंजेनिटल होता है डायबिटिकुला या कुछ भी, उसमें उसके सारे के सारे लेयर्स होते हैं ऑलवेज, ठीक है। तो कंटेंट्स म्यूकोजा एज वेल एज मसल्स एंड इट कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग मैच्योरेशन। जब पेशेंट मैच्योरेशन करेगा तो उसके मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो जो मसल्स डायबिटिकुला में होंगे वो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे। पर ये बहुत ही रेयर टाइप है। मोस्टली जो एक्वायर टाइप है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत रेयरली देखने को मिलता है, लेकिन इट हैपन्स। ओके, तो यूरेकस पेटेंट रह जाएगा ब्लेडर की तरफ का, वहाँ पे डायबिटिकुला बन जाएगा, सबका सब लेयर्स होंगे, म्यूकोजा होगा एज वेल एज मसल्स भी होंगे, और वो इट कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग मैच्योरेशन। ठीक है, तो ये कंजेनिटल डायबिटिकुला है जिसमें सारे के सारे उसके लेयर्स होंगे, ब्लेडर वॉल होंगे और मसल्स भी होंगे, म्यूकोजा होंगे और मसल्स भी होंगे। ठीक है, ये एक फिगर है जो मिड लाइन में से लिफ्ट होता है, इसे समझने के लिए है अभी। बाकी जब तुम 3D में देखोगे तब तुमको पता चलेगा कि वो मिड लाइन में होता है। ठीक है, एक्वायर्ड टाइप इज मोर कॉमन इन मेल अबव 50 ईयर्स ऑफ एज। इट इज ऑल्सो टर्म एज पल्सन डायबिटिकुलर, क्योंकि प्रेशर बढ़ने से वजह से होता है। ड्यू टू क्रॉनिक ब्लेडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्चर, बिकॉज ऑफ प्रोस्टेटिक मैलिग्नेंसी, बिकॉज ऑफ प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया, कोई भी रीज़न हो सकता है उसका, BOO का, ब्लेडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। एंड इट कंटेन्स ओनली म्यूकोजा। जो ये डायबिटिकुला है उसमें सिर्फ उसका म्यूकोजा होगा, मसल्स होगा, मसल के बीच में से सैक्यूल्स बनते हैं, तो सैक्यूल्स जो होते हैं वो मसल के बीच में से जगह निकाल के पूरा बाहर निकल जाता है। एंड इट एडजेसेंट टू द यूरेटरिक ऑरिफाइस। ये देखो, ये जो है पूरी ब्लेडर वॉल है, ये भी ब्लेडर वॉल है, जो मरून जो थोड़ा रेड नहीं है, रेड के ब्राउन कलर की है। तो जब प्रेशर बढ़ता है तो वहाँ पे सैक्यूल बनते हैं, पाउच बनते हैं। तो पाउच बनने के बाद वहाँ से जो ब्लेडर का ग्लूकोजा है वो पाउच में जगह से जगह निकाल के बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये है तुम्हारा एक्वायर्ड डायबिटिकुला। इट कंटेंट्स ओनली म्यूकोजा। ठीक है, कैसा होता है उनको दिखा देता हूँ। सॉरी, ये हमारा ब्लेडर है। ठीक है, उसके साथ ये उसका मसल है बराबर, और ये मान लो कि ये अंदर की म्यूकोजा है। तो येलो कलर का है वो मान लो कि म्यूकोजा है। अब क्या होगा, यहाँ पे कुछ दिक्कत है, ब्लेडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है कुछ भी, तो अंदर का प्रेशर बढ़ेगा। तो ये जो है वो सैक्यूल बनते हैं। वो कैसे बनते हैं कि जो पूरा डिस्टेंट होगा, और सैक्यूल वो एक पाउच ही है। तो क्या होगा कि मसल फाइबर के बीच में से ये जो मसल फाइबर से वहाँ के बीच में से ये जो म्यूकोजा है वो क्या करेगा, निकाल लेगा अपना जगह बराबर, और ऐसे वो मसल के बीच में से बाहर निकल जाएगा प्रेशर की वजह से। ठीक है, तो ये येलो कलर का दिख रहा है, ये है हमारा ब्लेडर डायबिटिकुलम। तो ब्लेडर डायबिटिकुलम जो एक्वायर्ड टाइप का होता है, उसमें सिर्फ ग्लूकोजा क्यों होता है, मसल्स क्यों नहीं होता है, उसका रीज़न ये है कि वो मसल के बीच में से होकर बाहर निकल जाता है, तो उसमें मसल नहीं होगा। जो डायबिटिकुला है वो क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ये हमारा डायबिटिकुला है। इसमें कहीं भी तुम्हारे मसल नहीं आएंगे, सिर्फ ग्लूकोजा आएगा। जो कंजेनिटल टाइप था उसमें क्या था
डायरेक्टली जो हमारा यूरेकस था तो वही डायरेक्टली ऑब्टरेट नहीं हुआ है, तो उसमें मसल्स भी होंगे, म्यूकोजा भी होंगे, तो उस वो डायवर्टिकुलम में दोनों होते हैं, मसल भी होंगे और म्यूकोजा भी होंगे। तो जो मस्कुलर पार्ट है वो वैसा का वैसा ही है, वो ऑब्टरेट हुआ ही नहीं है। ठीक है, होप कि तुमको समझ आ गया होगा। तो ये है एक्वा डायवर्टिकुला। यहाँ पे ये यूरेटर का ओरिफाइस है, तो उसके जस्ट पास से ये निकलता है, मोस्ट कॉमन साइट है उसकी। तो ये एक्वा डायवर्टिकुला है, ओनली इट कंटेंट्स ओनली म्यूकोजा। इफेक्ट्स क्या होंगे कि ये म्यूकोजा है, ऐसे बाहर निकल गया है, तो इसमें यूरिन भरा पड़ा रहेगा, इसमें भी यूरिन तो जाएगा ना, ऐसा फुल होगा तब। अब पेशेंट यूरिन पास करेगा तो यहाँ का यूरिन है वो जल्दी पास नहीं होगा, तो यहाँ पे स्टेसिस होगा, इन्फेक्शन होगा, सेप्सिस होगा, स्टोन बनेंगे, स्टेसिस होगा तो स्टोन भी बनेंगे, वहाँ पे म्यूकोजा का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मेटाप्लाजिया होगा और मेलिगेंसी होगी। हिमेचूरिया होगा क्योंकि स्टोन बनेगा, इन्फेक्शन होगा, ट्यूमर बनेंगे, तो पेशेंट में प्रेजेंट विथ हिमेचूरिया ऑल्सो, पेशेंट ऑफ डायवर्टिकुला, ब्लेडर डायवर्टिकुला। यूटीआई होगा क्योंकि स्टेसिस है, स्टेसिस है तो उसकी वजह से वहाँ पे फीवर होगा, इन्फेक्शन होगा, उसकी वजह से इन्फेक्शन स्प्रेड होगा ऊपर किडनी तक, तो पायलोनेफ्राइटिस हो जाएगा। उसके बाद अगर जो डायवर्टिकुला है वो उसमें इन्फेक्शन नहीं है, अनइन्फेक्टेड रहेगा, तो वो एसिम्प्टोमेटिक रहेगा, मतलब कोई उसकी इफ़ेक्ट नहीं आएगी, एसिम्प्टोमेटिक भी रहेगा, साइज़ छोटा होगा, बराबर। तो ये सब अगर इन्फेक्टेड है, सिम्टोमेटिक है, तभी पेशेंट को कोई दिक्कत आएगी। जब तक वो अनइन्फेक्टेड है तो वो इट रिमेंस एसिम्टोमेटिक। ठीक है, और एसिम्टोमेटिक होता है तो इसको अगर हम ट्रीटमेंट ना भी करें, ऐसा का वैसा ही रहने दें तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये उसके इफ़ेक्ट्स है। इफ़ेक्ट्स जो भी होंगे वो बिकॉज ऑफ द स्टेसिस, जो यूरिन वो पड़ा रहेगा। जब पेशेंट यूरिन पास करेगा तो सबसे पहले जो ब्लेडर का होगा यूरिन वो एम्प्टी होगा, बराबर, और जो डायवर्टिकुला है वो वैसा का वैसा रहेगा, तो बाद में थोड़ी देर बाद फिर से वो पेशेंट यूरिन पास करेगा। ठीक है, तो ये उसके इफ़ेक्ट्स है। अब इसकी पैथोलॉजी हम देखें कि पैथोलॉजी क्या होती है इसकी। ठीक है, जो माउथ होता है, माउथ ऑफ डायवर्टिकुला, मतलब कि सॉरी तो ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे एक यहाँ पे ऐसे एक डायवर्टिकुला बना हुआ है, बराबर, ऐसे करके। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है जहाँ से ये ब्लेडर में ओपन हो रहा है, ये वाला, ये होता है नेक ऑफ द माउथ ऑफ द डायवर्टिकुला। ठीक है, तो दिस इज़ माउथ, दिस इज़ नेक एंड दिस इज़ बॉडी। ठीक है, तो माउथ ऑफ द डायवर्टिकुला है वो कहाँ ओपन होता है, जो यूरेटर का ओपनिंग होता है, यूरेटरिक ओरिफाइस होता है उसके पास। ठीक है, ये देखो, ये यूरेटर है। ठीक है, ये यूरेटर का पूरा ट्रैक है, ये जो दिख रहा है वो, और यहाँ पे ट्राइगोन का जो पोस्टेरोलेटरल एंगल होता है वहाँ पे ओपनिंग होता है, ये यूरेटर का ओपनिंग है, और ये माउथ ऑफ द डायवर्टिकुला। तो ये दोनों पास पास में होते हैं। यूरेटर का जो ओपनिंग होता है उसके पास हमारा जो डायवर्टिकुला है उसका माउथ रहता है। सिचुएटेड अबव एंड आउटर टू द यूरेटरिक ओरिफाइस, आउटर एंड अबव, size may be vary from small to large, but most of the
डायवर्टिकुला होते हैं वो 2 to 5 सेंटीमीटर के होते हैं, उससे बड़े भी हो सकते हैं, बराबर। इट लाइन्स बाय ब्लेडर म्यूकोजा, जो ट्रांजिशनल सेल होते हैं वही उसका एपिथेलियम होता है। उसकी वॉल होती है वो कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस टिश्यू। म्यूकोजा बाहर निकले तो उसके ऊपर फाइब्रोसिस होकर लेयर बन जाएगा, वो उसकी वॉल बनाएगा। लार्जर डायवर्टिकुला एनलार्ज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड ऑब्स्ट्रक्ट द यूरेटर ड्यू टू इन्फ्लामेशन। जो डायवर्टिकुला होते हैं वो बड़े होंगे तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बड़े होते हैं, सॉरी, हाँ ठीक है। तो अगर ये डायवर्टिकुला है वो बड़ा है, ठीक है, सॉरी, बराबर, नया ही दो ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, और यहाँ पे एक हम बनाएंगे डायवर्टिकुला। तो अगर उसकी साइज़ बड़ी होगी तो वो ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो क्या होगा कि उसमें इन्फ्लेमेशन क्यों होगा ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे जो भी यूरिन बनेगा वो सब यहाँ पे जाने वाला है। इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी तो वो यूरिन वहाँ का ज़्यादा टाइम पड़ा रहेगा। यूरिन वहाँ पे ज़्यादा टाइम पड़ा रहेगा तो यहाँ पे होगा इन्फ्लामेशन, ठीक है। और यहाँ पे यूरेटर का ओपनिंग होता है, तो यूरेटर का ओपनिंग के साथ वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा, ठीक है। तो पैथोलॉजी में आएगा उसकी माउथ टू द डायवर्टिकुला सिचुएटेड अबव एंड आउटर टू द यूरेटरिक ओरिफाइस। साइज में भी वेरी फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, बट मोस्ट ऑफ द डायवर्टिकुला 2 to 5 सेंटीमीटर इन साइज, लाइन्ड बाय ब्लेडर म्यूकोजा दैट इज ट्रांजिशनल सेल। जो एपिथेलियम होता है वो ट्रांजिशनल सेल के होते हैं। Wall composed of fibrous tissue only, and larger diverticula enlarge in downward direction and obstruct the ureter due to inflammation. Inflammation होगा, edema होगा तो यूरेटर का ओपनिंग ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से ऊपर हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा, ठीक है, हाइड्रोयूरेटर हो सकता है। अब इसका एक टिपिकल प्रेजेंटेशन है। क्या होता है कि पेशेंट एक बार उसको मिक्चुरेशन का अर्ज आया, पेशेंट ने यूरिन पास कर लिया, उसके बाद इमीडिएटली विदिन 5 to 10 सेकंड्स पेशेंट को फिर से अर्ज आएगा कि मुझे फिर से यूरिन पास करना है। ये क्यों होता है? पहली बार जब पेशेंट यूरिन पास करेगा तो वो जो यूरिन होगा ब्लेडर में वो एम्प्टी होगा। उसके बाद क्या होगा कि जो ब्लेडर जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसकी वजह से डायवर्टिकुला की पोजीशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि ब्लेडर एम्प्टी होगा तो ब्लेडर कोलैप्स हो जाएगा। ब्लेडर कोलैप्स होगा तो उसके साथ जो डायवर्टिकुला है उसका भी पोजीशन चेंज होगा, तो डायवर्टिकुला में जो यूरिन भरा पड़ा है वो ब्लेडर में आ जाएगा और उसकी वजह से वो यूरिन को पेशेंट को फिर से यूरिन पास करने का अर्ज होगा, और दूसरी बार जो यूरिन पास करेगा वो होगा डायवर्टिकुला का यूरिन, ठीक है। तो मिक्चुरेशन ट्वाइस इन रैपिड सक्सेशन टू एम्प्टी द डायवर्टिकुलर यूरिन, तो ये उसका टिपिकल प्रेजेंटेशन होगा। पेशेंट ऐसे बोलेगा कि भाई मैं एक बार यूरिन पास करता हूँ, थोड़ी देर में तुरंत ही 5 से 10 सेकंड में फिर से मुझे यूरिन पास करने जाना पड़ता है, बराबर। तो ऐसे एक हिस्ट्री देगा पेशेंट। तो ऐसी अगर हिस्ट्री देता है पेशेंट तो दैट डज नॉट मीन कि पेशेंट को डायवर्टिकुला ही है, पेशेंट को बीपीएच भी हो सकता है, बराबर। इसमें भी पेशेंट को रेसिडुअल यूरिन बढ़ जाएगा। रेसिडुअल यूरिन क्या होता है कि जब पेशेंट ने यूरिन पास कर लिया उसके बाद थोड़ा सा यूरिन ब्लेडर में बच जाता है, तो वो होता है रेसिडुअल यूरिन। 30 ml तक का नॉर्मल होता है, 30 to 50 होता है, उस 30 to 50 हो सकता है। 50 से ज़्यादा हुआ तो दैट इज़ पैथोलॉजिकल, कुछ प्रॉब्लम होगा तभी 50 से ज़्यादा रुक जाएगा पेशेंट। 50 ml से ज़्यादा 30 ml तक का नॉर्मली रहता है यूरिन, बराबर। तो अगर ऐसी एक हिस्ट्री पेशेंट देता है कि टिपिकल प्रेजेंटेशन जो बताया वैसे एक हिस्ट्री देगा, तो फिर हमको रूल आउट करना पड़ेगा कि पेशेंट को बीपीएच है कि डायवर्टिकुला है कि कुछ और है, ठीक है। उसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। अब ऐसा पेशेंट को डायवर्टिकुला फॉर्म हुआ है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है? स्टेसिस है तो पेशेंट को रिकरेंट यूटीआई होगा ड्यू टू स्टेसिस इन्फ्लामेशन अराउंड द डायवर्टिकुला। अब जो डायवर्टिकुला बना है, बराबर, ये डायवर्टिकुला तुम देख सकते हो कि ये डायवर्टिकुला बना हुआ है, तो वो क्या करेगा कि आसपास में एडेजेंस बनाएंगे। वो जैसे यूरेटर यहाँ से एंटर होता है तो वो यूरेटर के साथ भी एडेजेंस बनाएंगे, ब्लेडर के साथ ही भी एडेजेंस बना देंगे, बराबर। ये यूरेटर यहाँ पे ऊपर से आ रहा है, ठीक है, तो इसके साथ एडेजेंस चिपक जाएगा, ब्लेडर वॉल के साथ चिपक जाएगा। तो एडेजेंस होने की वजह से
एडेशंस बिटवीन डायवर्टिकुला एंड ब्लेडर म्यूकोजा, मेटाप्लाजिया दैट इज स्क्वेमस सेल मेटाप्लाजिया एंड ल्यूकोप्लाकिया, ये पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं म्यूकोजा के, क्योंकि जो म्यूकोजा है वो बाहर निकल गया है, तो वो नॉर्मली ब्लेडर में रहता है, तो ब्लेडर से बाहर निकल गया है तो वहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं मेटाप्लाजिया के, स्क्वेमस सेल मेटाप्लाजिया हो सकता है या फिर ल्यूकोप्लाकिया हो सकता है। स्टेसिस हुआ है, इन्फेक्शन होगा तो उसमें स्टोन बन सकते हैं, ब्लेडर में स्टोन बनेंगे, तो स्टोन अगर ऑक्सलेट वाले बने तो स्पाइक वाले होंगे, तो उसकी वजह से पेशेंट को ब्लड इन यूरिन भी हो सकता है, दैट इज़ हीमेचूरिया। इन्फ्लेमेशन की वजह से यूरेटर का ऑरिफाइस ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो पेशेंट को हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है, हाइड्रोयूरेटर हो सकता है, तो ये सब उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। ठीक है, जो भी कॉम्प्लिकेशंस होंगे वो स्टेसिस की वजह से होंगे, इन्फेक्शन की वजह से होंगे। ठीक है, एडेशंस होंगे तो उसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है यूरेटर का। ठीक है, ये एडेशंस बनने की वजह से यूरेटर का एंगल चेंज हो जाएगा, तो उसकी वजह से वहाँ पे यूरिन जा नहीं पाएगा ठीक से ब्लेडर में। तो ये उसके कॉम्प्लिकेशंस है, यूकरेंट यूटीआई, इन्फ्लेमेशन अराउंड द डायवर्टिकुला, एडेशंस बिटवीन डायवर्टिकुला एंड ब्लेडर, बिटवीन डायवर्टिकुला एंड यूरेटर, मेटाप्लाजिया, ल्यूकोप्लाकिया, स्टोन इन यूरिनरी ब्लेडर, स्टोन की वजह से हीमेचूरिया, हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रोयूरेटर, यूटीआई है पेशेंट को तो पेशेंट को फीवर भी हो सकता है, बराबर। तो ये उसके कॉम्प्लिकेशंस है। ठीक है, अब ऐसे पेशेंट आया तो इसका इन्वेस्टिगेशन क्या करवाओगे? एक तो है कि समटाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट जो हो एसिम्प्टोमेटिक रहता है, छोटा होता है साइज डायवर्टिकुला का, तो एक्सीडेंटली फाउंड होता है ऑन सिस्टोस्कोपी या फिर सोनोग्राफी में। अगर पेशेंट को कोई सिम्टम्स है उसके या फिर कोई कॉम्प्लिकेशन है डायवर्टिकुला के, तब हम उसकी सोनोग्राफी करवा सकते हैं या फिर सिस्टोस्कोपी करवा सकते हैं। और एक आता है इंट्रावेनस पाइलोग्राफी। ठीक है, तो सिस्टोस्कोपी करेंगे डन ऑन फुल ब्लेडर टू सर्च द डायवर्टिकुला, क्योंकि फुल होगा ब्लेडर तभी डायवर्टिकुला में यूरिन भरेगा और तभी डायवर्टिकुला दिखेगा हमको, उसका माउथ दिखेगा। सोनोग्राफी करवाएंगे, उसमें हमको डायवर्टिकुला की साइट पता चलेगी, साथ में कोई एसोसिएटेड स्टोन है कि नहीं वो पता चलेगा, और रेसिडुअल यूरिन कितना है वो हमको पता चल पाएगा इस सोनोग्राफी से। इंट्रावेनस पाइलोग्राफी करवाएंगे ताकि हमको साइट ऑफ डायवर्टिकुला पता चल सके, उसमें डाई चली जाएगी तो डाई वहाँ जाएगी तो हमको साइट पता चल जाएगा। हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप हुआ है कि नहीं वो पता चलेगा। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन में मोस्टली आएंगे सिस्टोस्कोपी, सोनोग्राफी एंड आईवीपी। बाकी हम ब्लड के इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं नॉर्मली, ब्लड के और यूरिन के वो तो करवाना ही है। सीबीसी करवाएंगे, हीमेचूरिया है तो उसको ब्लड कितना गया है वो सीबीसी में एचबी पता चलेगा। सीरम क्रिएटिनिन करवाएंगे, किडनी फंक्शनिंग है कि नहीं वो देखने के लिए। यूरिन का माइक्रोस्कोपी, यूरिन का कल्चर एंड सेंसिटिविटी वो सब करवाएंगे। ठीक है, तो इसमें यूटीआई है तो कोई ऑर्गेनिज्म फाउंड होगा, हम कोई माइक्रोस्कोपी में कल्चर सेंसिटिविटी कराएंगे तो उसमें भी ऑर्गेनिज्म हमको मिलेगा, मोस्टली इकोलाई होता है। ठीक है, तो सिस्टोस्कोपी, सोनोग्राफी एंड आईवीपी ये तीन इसके मेन इन्वेस्टिगेशन है डायवर्टिकुला के। तीनों में हम क्या क्या देखेंगे? सिस्टोस्कोपी में फुल ब्लेडर में हमको मिलेगा डायवर्टिकुला, सोनोग्राफी में रेसिडुअल यूरिन, डायवर्टिकुलम का साइट और एसोसिएटेड स्टोन, एंड आईवीपी में साइट ऑफ डायवर्टिकुला, क्योंकि वहाँ पे डाई जाएगी तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे डायवर्टिकुला बना हुआ है और हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप हुआ है कि नहीं, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन होगा यूरेटर के ओरिफाइस का तो ऊपर हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे पेशेंट की ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? यूजुअली जो भी पेशेंट आता है डायवर्टिकुला का तो हम उसकी सर्जरी ही करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पेशेंट को सिम्टम्स नहीं हैं तो वी कैन लेफ्ट इट एज इट इज़। ठीक है, तो इवन प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज डायवर्टिकुला इज़ नॉट एन इंडिकेशन फॉर सर्जरी अनलेस सिम्टोमेटिक और कॉम्प्लिकेटेड। सिम्टोमेटिक है, कोई कॉम्प्लिकेशन है तभी हम उसके ओटी करेंगे। ठीक है, अगर एसिम्टोमेटिक है तो डायवर्टिकुला ऐसा के वैसा रख सकते हैं, बराबर, उसको ओटी नहीं करेंगे, सर्जरी नहीं करेंगे तो भी चलेगा। सर्जरी में हम यही करेंगे कि कंबाइंड इंट्रावेसिकल एंड एक्स्ट्रावेसिकल डायवर्टिकुलेक्टमी। कंबाइंड मतलब हम इंट्रावेसिकल से भी जाएंगे और एक्स्ट्रावेसिकल से भी जाएंगे, बराबर। कैसे जाएंगे मैं तुमको दिखा देता हूँ, सॉरी, ये हमारा
यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा एक डायवर्टिकुला बना हुआ है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इंट्रावेसिकल जाना पड़ेगा, मतलब ये जो हमारा ब्लैडर है उसको खोल के अंदर जाना पड़ेगा। अंदर जाने के बाद उसका जो माउथ होता है उसको अंदर के म्यूकोजा के साथ ऐसे हमको पूरा कट करना है, बराबर। अंदर से कट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि बाहर से जाएंगे ब्लेडर को, मतलब इंट्रावेसिकल तो चले गया, ब्लेडर के बाहर से जाएंगे और ये जो नेक है उसको यहाँ से कट कर देंगे। वो पूरा का पूरा जो डायवर्टिकुला है वो हम निकाल लेंगे। ये जो डायवर्टिकुला है उसने ब्लेडर के साथ बाहर यहाँ पे ऐसे एडेजन्स बनाए होंगे, वो निकालने पड़ेंगे। यहाँ से यूरेटर जा रहा है, बराबर। तो कभी कभी क्या होता है कि डायवर्टिकुला है वो क्या करेगा कि ऐसे ब्लेडर के साथ ऊपर एडेजन्स बना लेंगे। ब्लेडर के साथ भी उसके एडेजन्स होंगे ऐसे, और यूरेटर के साथ भी एडेजन्स होंगे, ठीक है। तो ये ब्लेडर के वॉल के साथ एडेजन्स हुए हैं और यूरेटर के साथ एडेजन्स हुए हैं। वो सब जो चिपक गया है बिकॉज ऑफ द फाइब्रोसिस, वो हमको एक्स्ट्रा वेसिकल रूट होता है, वहाँ से हमको उसको हैंडल कर सकते हैं। इंट्रावेसिकल से नहीं कर सकते। इंट्रावेसिकल से हम हैंडल करेंगे माउथ ऑफ द डायवर्टिकुला, एक्स्ट्रावेसिकल से नेक बॉडी, उसको हैंडल करेंगे एक्स्ट्रावेसिकल रूट से, ठीक है। तो हम उसका ओटी करेंगे, तो उसमें कंबाइंड इंट्रावेसिकल एंड एक्स्ट्रावेसिकल डायवर्टिकुलेक्टमी। तो इंट्रावेसिकल रूट से हम हैंडल करेंगे माउथ ऑफ द डायवर्टिकुला, एक्स्ट्रावेसिकल से नेक एंड बॉडी एंड एडेजन्स ऑफ द डायवर्टिकुला विथ ब्लेडर एंड यूरेटर, बराबर। तो इसलिए हमको दोनों कंबाइन करने पड़ते हैं एक ही सिटिंग में, ठीक है। अब प्रोसीजर क्या है, जो भी अफेक्टेड साइड है उस साइड में यूरेटरिक स्टंट डाल दो बाय यूजिंग सिस्टोस्कोप, ओटी से पहले ही, ठीक है, ताकि हमको पता चले यूरेटर को हम आइडेंटिफाई कर पाए ऑन टेबल जब ओटी करेंगे तब। अब क्या करेंगे कि सुप्रापेबिक इंसिजन रखेंगे, जैसे एसपीसीएल किया था, सुप्रापेबिक सिस्टोलिथोटोमी, उसमें हमने किया था कि स्किन कट किया, मसल कट किया, सीथ कट किया, बाद में हमको मिला ब्लेडर। जैसे ब्लेडर फुल किया था उसमें, वैसे भी इसमें ब्लेडर फुल करना है, फोलिस्ट का कैथेटर डाल के ब्लेडर फुल करने के बाद सुप्रापेबिक इंसिजन रखो, स्किन कट करो, फैट कट करो, सीथ कट करो, मसल कट करो, और बाद में पोस्टीरियर रेक्टस सीथ कट जो होती है बहुत थिन होती है, तो डायरेक्ट मसल को कट करने के बाद हमको ब्लेडर मिल जाएगा। ब्लेडर में एंटीरियर जो वॉल होती है वहाँ से मिड लाइन में एक इंसिजन रखो और बाद में ब्लेडर के अंदर एंटर हो जाओ। बाद में आइडेंटिफाई द डायवर्टिकुला का माउथ हमको मिल जाएगा, तो डायवर्टिकुला का माउथ में से एक छोटा सा गॉड पीस होगा, वो हम एक स्ट्रिप होगी वो अंदर डायवर्टिकुला में डाल देंगे, उसको पैक कर देंगे ताकि हम डायवर्टिकुला को आइडेंटिफाई कर सके एक्स्ट्रा वेसिकल रूट से। अब क्या करेंगे, इंट्रावेसिकल का काम खत्म हो गया, बराबर। ब्लेडर को खोल के हमने वेसिकल मतलब ब्लेडर, ठीक है। तो इंट्रावेसिकल रूट से हम ब्लेडर में अंदर चले गए, माउथ को आइडेंटिफाई कर लिया, माउथ में गॉड पीस डाल के पूरा डायवर्टिकुला गॉड पीस से पैक कर दिया। अब हम ब्लेडर को बंद नहीं करेंगे, लेकिन ब्लेडर को साइड पे थोड़ा अलग करके रिट्रैक्ट करके ब्लेडर के बाहर से जाएंगे। नेक ऑफ द डायवर्टिकुला इज सेपरेटेड फ्रॉम द यूरेटर। अगर उसने यूरेटर के साथ एडिशंस बनाए हैं, नेक एंड बॉडी ऑफ द डायवर्टिकुला वो दोनों चिपक सकते हैं यूरेटर को और ब्लेडर को। तो यूरेटर और ब्लेडर के साथ अगर उसने एडिशंस बनाए हैं तो उसको वहाँ से निकाल दो। यूरेटर में हमने पहले ही एक स्टेंट डाल दिया है, जो डबल एंड जे स्टेंट होता है, वो स्टेंट हमने डाल दिया है, तो हम वी कैन आइडेंटिफाई यूरेटर इजीली, ठीक है। होल पाउच इज रिमूव फ्रॉम द ब्लेडर, बराबर। माउथ को हमने अंदर से कट भी कर दिया है। बाद में जो भी डिफेक्ट बनेगी, बराबर, हमने क्या किया
ये जो एडेजन्स थे वो हमने हटा लिए, ये हटा लिए, ये हटा लिए। बाद में ये माउस था वहाँ पे कट, वहाँ से भी हमने पूरा हटा लिया। अब क्या है कि यहाँ पे एक इतनी यहाँ पे ये छोटी सी जो डिफेक्ट रही जहाँ पे माउस था, वो ओपनिंग हमको क्लोज करना है एब्जॉर्बेबल स्विचर से। 2.0 वाइकल जो मोस्टली यूज़ करते हैं, डबल लेयर में हम क्लोज कर देते हैं, बराबर। तो ये हमने ऐसे इसको क्लोज कर दिया, बराबर। अब क्या करेंगे कि होल पाउच तो पूरा रिमूव कर दिया, रिजल्टिंग डिफेक्ट क्लोज विद एब्जॉर्बेबल स्विचर्स। जो मैनेजमेंट हमने SPCL में किया था, स्टोन निकालने के बाद हमने 3 ड्रेन रखा था। एक ड्रेन रखा था ब्लेडर में ऐसा SPC सुप्रापुबिक कैथेटर की तरह से, एक ड्रेन रखा था हमने रेट्रोपुबिक स्पेस में ब्लेडर के बाहर, और एक हमने कैथेटर रखा था ब्लेडर में, ठीक है। तो वही हमको फिर से करना है, ठीक है। जो हमने एंटीरियर मिड लाइन से हमने स्टिच ब्लेडर को खोला था उसको भी बंद करना है। बाद में जो डिफेक्ट बनी थी माउथ, डायवर्टिकुला माउथ हमने डायवर्टिकुला निकाला, वहाँ पे डिफेक्ट बनी, उसको भी क्लोज करना है। और बाद में एंटीरियर वॉल ऑफ द ब्लेडर हमने क्लोज किया, उससे पहले हमको साइड से एक छोटा सा वेंट बना के वहाँ से SPC डालना है, सुप्रापुबिक कैथेटर, बराबर। और बाद में वही हमको सीक्वेंस फॉलो करनी है। कौन सा ड्रेन पहले निकालना है वो मैंने तुमको बता दिया है SPCL में, जो हमने ब्लेडर स्टोन के लिए OT किया था उसमें, बराबर। आज फिर से तुमको बता देता हूँ। ये एक ट्यूब है जो SPC किया है, यहाँ पे एक ट्यूब रखेंगे जो रेट्रोपुबिक स्पेस में रखेंगे, और यहाँ पे एक ट्यूब है, बराबर। तो सबसे पहले हम ये वाला ड्रेन निकालेंगे, जो ट्यूब डाली है हमने फॉलिस कैथेटर, वो निकालेंगे। बाद में बाद में ये जो दूसरा वाला ये है उसको ब्लॉक करेंगे, और अगर पेशेंट ने नीचे से यूरिन पास कर लिया यूरेथ्रा से, तो बाद में ये वाला निकाल देंगे SPC, बराबर। बाद में पेशेंट अपने आप यूरिन पास करेगा, तो बाद में ये जो हमने यहाँ पे छोटा सा वेंट बनेगा वो अपने आप हील हो जाएगा। यहाँ पे हमने यहाँ पे स्टिच लिए है, यहाँ पे तो स्टिच नहीं लिए है, मिड लाइन में स्टिच लिए है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने स्टिच लिए है। वहाँ से अगर कुछ लीक होगा तो ये जो हमारा लास्ट का ड्रेन है वो रखा है, उसमें ड्रेन में से ड्रेन हो जाएगा। कुछ नहीं ड्रेन में आ रहा है तो ये ड्रेन भी, लास्ट वाला ये ड्रेन भी निकाल दो, ठीक है। तो ये होती है सीक्वेंस ड्रेन निकालने की। 3 ट्यूब रखिए, एक SPC, एक फॉलिस और एक ड्रेन। तीनों के सीक्वेंस कभी मत बोलना, बराबर। ये सीक्वेंस क्यों हमने रखी है वो मैंने तुमको बता दिया है। अब अगर बहुत सारे एडेजेंस हैं, जो डायवर्टिकुला है उसने ब्लेडर के साथ और यूरेटर के साथ बहुत एडेजेंस बना लिए, तो क्या करेंगे कि वो एडेजेंस अगर हम निकालने गए तो साथ में ब्लेडर को और यूरेटर को इंजरी हो सकती है। तो क्या करना है, बहुत ही एडेजेंस है तो क्या करना है कि उसने जो ब्लेडर के साथ बनाए हैं वो अगर हम डिटेच कर पाए, जितना डिटेच कर पाए उतना करो, अगर नहीं हो पा रहे हो तो मत करो। सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो ब्लेडर के साथ जो उसकी नेक है वहाँ से डायवर्टिकुला को कट कर देना है, बराबर। मतलब हम क्या करेंगे, ये ऐसे हमारा यूरिनरी ब्लेडर है, ये ऐसे डायवर्टिकुला है, तो हमको ये वाला प्रोसीजर तो कर ही देना है कि यहाँ से हमने कट कर दिया, बराबर। ये हमने कट कर लिया। अब बाकी का जो डायवर्टिकुला बचा है वो बहुत ही चिपका हुआ है यूरेटर के साथ और ब्लेडर के साथ, तो उसको हम अगर निकालने जाएंगे तो बहुत ही रेयरली वो निकल पाता है। अगर नहीं निकला तो, अगर निकला तो यूरेटर को इंजरी हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, बाकी का जो डायवर्टिकुला बचा है उसको ऐसे ही रहने देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, बराबर। और क्या करेंगे कि ये जो है वो क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे एक कोरुगेटेड ड्रेन आता है, ठीक है। एक कोरुगेटेड ड्रेन आता है जो हम
रख देंगे ये वाले स्पेस में, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो भी कुछ होगा वो धीरे धीरे इसमें ड्रेन में ड्रेन हो जाएगा और बाद में ड्रेन निकालेंगे, उसके बाद वो अपने आप फाइब्रस होकर बंद हो जाएगा। कोरुगेटेड ड्रेन जो है वो कैसा होता है, ऐसा एक, जैसे तुमने कोरुगेटेड रूफ टॉप देखा होगा, जो रूफ होता है वहाँ पे कोरुगेटेड एक रूफ आता है, उसके जैसा ये कोरुगेटेड ड्रेन आता है। वो ड्रेन हम यहाँ वहाँ रख देंगे और वो ड्रेन करता रहेगा और थोड़े दिन बाद कोरुगेटेड ड्रेन निकलने के बाद वो डायवर्टिकुला अपने आप फाइब्रोस हो जाएगा। Adhere diverticula left in the position with corrugated drain, track will get fibrosed after removal of the corrugated drain, ठीक है। तो ये कब करेंगे, जब बहुत ही चिपका हुआ होगा तब। अगर चिपका नहीं है तो पूरा का पूरा डायवर्टिकुला निकाल लेना है। बाद में डायवर्टिकुला को भेजना है हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए, देखने के लिए कि कुछ चेंजेस हुए हैं कि नहीं मेलिग्नेंसी के, और उसका रिपोर्ट आने के बाद अगर मेलिग्नेंसी आती है तो उसके हिसाब से हम उसकी ट्रीटमेंट आगे करनी पड़ती है। अगर BPH है पेशेंट को साथ में, तो वी कैन डू TURP इन सेम सिटिंग, दैट इज ट्रांस यूरेथ्रल रिट्रोग्रेड प्रोस्टेक्टमी, या फिर ओपन प्रेस्टेक्टमी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ही सिटिंग में हम प्रोस्टेक्ट का ऑपरेशन भी कर सकते हैं अगर उसके साथ एसोसिएटेड कंडीशन है तो, क्योंकि BPH है वो भी एक कॉज हो सकता है डायवर्टिकुला का, तो साथ में हमको प्रोस्टेट भी निकाल देना पड़ेगा, ठीक है। या तो TURP करो या फिर ओपन करो, जो भी करो कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्लेडर डायवर्टिकुला, ठीक है। इसकी थोड़ी एम्ब्रियोलॉजी है यूरेकस की, वो तुमको याद रखनी है, और बाद में वो कैसे डेवलप होता है वो तुमको याद रखना है, ठीक है। और उसकी ट्रीटमेंट जो है वही इंट्रावेसिकल एंड एक्स्ट्रावेसिकल कंबाइंड डायवर्टिकुलेक्टमी। अगर तुमको कुछ भी याद ना आए तो इतना लिख दो, कंबाइंड इंट्रावेसिकल एंड एक्स्ट्रावेसिकल डायवर्टिकुलेक्टमी, बराबर। बाकी स्टेप्स अगर तुमको याद रहते हैं तो लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो कोई भी तुमको कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट कर देना, और एक बार बुक से भी पढ़ लेना तो तुमको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।